हेलो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे गांव के बारे में, पालमपुर के बारे में। इंडिया की 68% पॉपुलेशन आज भी गांव में ही रहती है। हम लोग गांव को नहीं जान पाएंगे तो हम इंडिया को भी नहीं जान पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पालमपुर जो कि एक इमेजिनरी गांव है, वेस्टर्न यूपी में स्थित है और यहाँ के लगभग सभी लोग फार्मिंग से कनेक्टेड है इंडिया के बाकी गाँव की तरह, क्योंकि फार्मिंग ही यहाँ की मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। यहाँ के लोग फार्मिंग के साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटीज में भी लगे हुए हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब बहुत ही कम और लिमिटेड स्केल पे होता है। पालमपुर के पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है रायगंज, और रायगंज से थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है शाहपुर, जिससे कि पालमपुर रोड के थ्रू बड़े आसानी से और अच्छे से वेल कनेक्टेड है। रायगंज से पालमपुर की दूरी 3 किलोमीटर है और रायगंज से थोड़ी से दूर पर शाहपुर स्थित है, जो कि क्या है, पालमपुर से रोड के थ्रू आसानी से कनेक्टेड है। इस रोड के थ्रू यहाँ के लोग इस रोड पर ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। इस रोड पर बैलगाड़ी, टांगा, बुग्गी से लेकर के मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर सब कुछ चलते हैं, जिसमें कि गुड़ और भी अदर प्रकार की कॉमोडिटीज जैसे गेहूँ, चावल वगैरह इस शहर से उस शहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज रहती है, जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। यहाँ की जो 80% अपर कास्ट की पॉपुलेशन है, इनके पास ही पूरे गाँव की मेजोरिटी ज़मीन है। इनके जो घर है अपर कास्ट वालों के, वो क्या है, पक्की ईंट से और सीमेंट से, प्लास्टर से बने हुए हैं। लेकिन बाकी बचे लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन गांव में 1/3 है, 75% है, जो कि गांव के एक छोटे से कॉर्नर में रहते हैं। उनके घर बिल्कुल छोटे छोटे मड से, कीचड़ से और घास फूस से बने हुए हैं। पालमपुर गांव के लगभग हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके यूज से ये लोग अपने वेल से, ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं और इससे इरिगेशन करते हैं, अपने फसलों को पानी देते हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे बिजनेसेस भी है जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट होते हैं। पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल भी है। इसके साथ साथ में एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और एक प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर है, जहाँ पे क्या होता है, बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। तो तुम्हारे गांव में ये सारी सुविधाएं है? नहीं है? नहीं तो जाओ अपने सरपंच को पकड़ो और कूट दो साले को। तो इन सारी चीज़ों से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, रोड से, 2 प्राइमरी स्कूल से, हेल्थ केयर सेंटर से हम लोगों को पता लगता है कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज था। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन के बारे में हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। प्रोडक्शन का मेन एम ये होता है कि हमारे ज़रूरत के सारे सामान और सर्विसेज को बनाना। मतलब जैसे हमें लोगों को पेन की नीड है, तो पेन को बनाना ही प्रोडक्शन कहलाता है। मतलब उन सारी सर्विसेज और गुड्स जिसकी हमें नीड है, उसको बनाना ही प्रोडक्शन कहलाता है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब प्रोडक्शन के टोटल 4 फैक्टर है। पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंड, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर हो गए, फॉरेस्ट, मिनरल वगैरह। ये सबसे इंसेंशियल जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना ज़मीन के हम लोग किसी भी टाइप की फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा सकते। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है लेबर, जैसे कि हम लोगों को किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो हम लोग बिना लेबर की हेल्प के किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अब लेबर भी 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं एजुकेटेड लेबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंसेंशियल काम के लिए होते हैं, जैसे इंजीनियर वगैरह। और सेकेंड होते हैं हमारे मैनुअल वर्कर्स, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये सभी मिलकर प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में भी हम लोगों को समय समय पे लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इस टाइप से हर एक टाइप के प्रोडक्शन में भी हम लोगों को लेबर की नीड होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी फिजिकल कैपिटल्स। अब फिजिकल कैपिटल प्रोडक्शन की हर एक स्टेज में हम लोगों को अलग अलग टाइप के कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब ये भी 2 टाइप के। फर्स्ट है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जिनको कि हम लोगों ने एक बार लगा लिया तो ये सालों साल चलते रहते हैं। जैसे कि मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, तो ये सालों साल चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने हमारे खेत के लिए एक बार ट्रैक्टर लाया तो हमें वो 10 साल 15 साल तक चल जाएगा। इसके बाद में आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होते हैं हमारे रॉ मटेरियल, जैसे कि हम लोग को जो बार बार लगते रहते हैं, और इसके साथ साथ में मनी भी। मतलब वर्किंग कैपिटल हमें प्रोडक्शन के हर एक स्टेज में चाहिए रहेंगे, यानी कि हर दिन चाहिए रहेंगे जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। हमारी 4th रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन कैपिटल। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल तीनों को अच्छा खासा नॉलेज होता है और इनके इनपुट से एक अच्छा सा ये आउटपुट प्रदान करता है। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की कंबाइन की जरूरत पड़ती है। तब हम लोग देखने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि पालमपुर के लोगों की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। यहाँ के 75% लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए किसी न किसी तरीके से फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जिनके पास खेत है वो फार्मर्स है, जिनके पास खेत नहीं है वो फार्म लेबर के रूप में अपना वर्क खेतों में कर रहे हैं। लेकिन फार्मिंग के लिए ज़मीन की तो ज़रूरत होती है। अब पालमपुर में एक दिक्कत ये आ रही है कि पालमपुर के लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी ज़मीन बढ़ नहीं पा रही है। 1960 के आसपास में पालमपुर के लोगों ने जो सभी वेस्ट लैंड थे
उनको कल्टीवेशन लैंड में बदल तो दिया है, लेकिन अब उनके पास बढ़ाने के लिए जमीन बची ही नहीं है। तो क्या पालमपुर के लोग सस्टेन कर पाएंगे? हाँ, पालमपुर के लोगों ने इसके लिए एक नया तरीका खोज निकाला है। पालमपुर के लोग क्या कर रहे हैं, वो एक ही खेत से कई टाइप की फसलें ले रहे हैं, जिसको कि हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इस टाइप की क्रॉपिंग के पालमपुर के लोग क्या करते हैं, वो रेनी सीजन में यानी कि खरीफ के सीजन में लगाते हैं ज्वार बाजरा, विंटर सीजन यानी कि रबी के सीजन में लगाते हैं वो लोग गेहूं, और कुछ जो किसान होते हैं जिनके खेत में वाटर अवेलेबल होता है वो क्या करते हैं, जायद के सीजन में पोटैटो और मूंगफली की खेती करते हैं। इस टाइप से वो लोग एक ही खेत में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसलें लेते हैं, जिसको कि हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। साथ साथ कुछ किसान अपने खेतों में शुगर कैन भी लगाते हैं, जिसको कि वो सीधे या गुड़ बना करके शाहपुर के मार्केट में बेच पाते हैं। अब पालमपुर के फार्मर एक ही साल में अपने खेत पे अलग अलग टाइप की फसलें तो निकाल रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो उनके ट्यूबवेल से और कुएं से पानी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि बैल से वो चापाकल बना करके वो पानी निकालते थे, जिससे कि पानी पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग करने के बाद में भी जो पालमपुर के किसानों की नीड पूरी नहीं हो पा रही थी, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अपनाने लगते हैं। 1960s के पास में क्या होता है, स्वामीनाथन कमीशन की देख रेख में भारत की गवर्नमेंट क्या कहती है, ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आती है। इसमें वो लोग किसानों को ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को छोड़ करके मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाने की सलाह देती है, जैसे बैल हल की जगह पर उनको HY सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह लोगों को यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि एक ही खेत में पहले से ज़्यादा फसल लगने लेते हैं। इस ग्रीन रिवोल्यूशन को भारत में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहीं के किसानों ने सबसे पहले HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और बड़े बड़े ट्रैक्टर मशीनों का यूज़ किया था, जिससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फसलें हुई थी। इस मॉडर्न फार्मिंग का रिजल्ट ये हुआ कि पालमपुर के अंदर ट्रेडिशनल फार्मिंग या ट्रेडिशनल सीड से जो फसल 13 क्विंटल पर एकड़ या पर हेक्टेयर होती थी, वो सीधे डबल होकर के 32 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गई थी, जिससे कि फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ गया था और उनके पास में जो सरप्लस अनाज था वो ज़्यादा होने लगा था, जिसको कि वो मार्केट में बेच पाते थे, जिससे उनकी इनकम बढ़ने लगी थी। अब तक हम लोगों ने देखा कि पालमपुर के लोगों ने जो ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर मॉडर्न फार्मिंग में आ गए, उससे उनकी जो उपज थी वो डबल हो गई, जिससे कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इससे हमारे ज़मीन पर भी एक बुरा इम्पैक्ट पड़ने लगा, हमारे ज़मीन का बुरा हाल होने लगा। ज़मीन जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी नेचुरल रिसोर्स है, इसके बिना खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके बिना तो जीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण बढ़ते हुए केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की यूज़ से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम होने लगी, और ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है HYV सीड्स को, जिससे कि हमारे ट्यूबवेल का ज़्यादा होने लगी, और हमारे जो ज़मीन का वाटर लेवल यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। जिससे इन्वायरमेंट के पॉइंट से देखें तो सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर कम होने के कारण इसका इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट बढ़ रहा है। अगर ये रिसोर्स खत्म हो गए तो इन्हें फिर से रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिससे कि हम रिसोर्स पे हमें ध्यान देना होगा, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को फूड मिल पाए और वो भी इस नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर पाए, क्योंकि बिना इन नेचुरल रिसोर्स के खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बात होगी खेती की, लेकिन खेती करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ लैंड होती है। अब हम लोग देखेंगे कि पालमपुर के किसानों के पास किस टाइप से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड था। हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज रहती थी। इसकी टोटल 1/3 फैमिली यानी कि 150 फैमिलीज जो दलित कास्ट की थी, उनके पास में किसी भी टाइप से कोई लैंड नहीं था, मतलब वो लोग लैंडलेस थे। और सेकंड 240 फैमिलीज के पास में 2 हेक्टेयर यानी कि 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन थी, और बचे हुए 60 फैमिलीज के पास में 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन थी, जो कि बड़े फार्मर्स थे, जिससे में कि कई लोगों के पास में 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन थी। अभी बड़े किसान अपने खेत में सारी खेती खुद से नहीं कर सकते थे, इसके लिए उनको ज़रूरत पड़ती थी लेबर्स की। लेबर्स उनको प्रोवाइड कराते थे लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास में खेती के लिए कोई ज़मीन नहीं होती थी, जो क्या करते थे बड़े फार्मर्स के खेत पर काम करके अपना गुजारा या अपना रोजगार चलाते थे। इसके साथ साथ में वो लोग जिनके पास छोटी छोटे खेते होते थे, वो लोग क्या करते थे अपने फैमिलीज के साथ मिल करके अपने खेत पर काम करते थे, और बचे वाले टाइम में दूसरे किसानों के खेत में काम करते थे, जिससे कि उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो पाती थी। अब इस इनकम के रूप में उन किसानों को अनाज या मनी दिया जाता था, जिससे कि उनका सरप्लस बढ़ जाता था और उनके पास एक अनाज और पैसे की इनकम ज़्यादा हो पाती थी। ये तो बात हो गई लेबर की, लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों को प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइज़र की, HYV सीड्स की, केमिकल्स की, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स की, जिसके खरीदने के लिए हम लोग को चाहिए होता है पैसा, मनी। तो इस पैसे के लिए स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी से, साहूकारों से क्या करते हैं,
लोन बोरो कर लेते हैं। अब इस लोन के बदले में लोगों को भारी भरकम इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जिससे उनकी फसल का बड़ा हिस्सा इस लोन की रिपेमेंट में चला जाता है। और स्मॉल फार्मर्स को इस लोन को पे करने के लिए कई बारी बड़े फार्मर्स के यहाँ पर खेतों पे काम भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बड़े फार्मर्स की बात करते हैं तो उनके पास में सरप्लस व्हीट या सरप्लस तो ज़्यादा होती है, जिससे कि इनके पास में इसको बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा आता है, जिससे उन लोगों को कैपिटल खरीदने के लिए यानी कि केमिकल्स खरीदने के लिए किसी भी टाइप से लोन बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास खुद का ही पैसा होता है। हमने यहाँ पर एक शब्द सुना जिसका नाम है सरप्लस। मान लो कि तुम लोग एक किसान हो और तुम लोगों ने अपने खेत पर लैंड, लेबर और मनी का यूज़ करके व्हीट का खेती किया है। अब तुम लोग क्या करोगे, इस गेहूं को सबसे पहले अपने परिवार के खाने के लिए अलग रख दोगे और बाकी बचे हुए गेहूं को क्या करोगे, अपने आसपास के मार्केट में जाकर के बेच दोगे। अब जिससे तुम्हारे पैसे आ जाएंगे। अब ये जो बचा हुआ गेहूं जिसको तुम लोगों ने मार्केट में बेचा, यही कहलाएगा तुम्हारा सरप्लस व्हीट। अब ये सरप्लस जो व्हीट होता है वो बड़ों किसानों के पास में ज़्यादा होता है और छोटे किसानों जैसे कि पालमपुर की सविता, जिसके पास में कम लैंड है और जो क्या करती है लोन के पैसों से खेती करती है, जिसके पास में कि अपनी फैमिली की नीड के लिए भी अनाज नहीं बच पाता है और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ अनाज होता है उसको वो बेच पाती है। लेकिन दूसरी तरफ है तेजपाल सिंह, जिसके पास में बहुत सारा खेत है, जिससे कि उसके पास में बहुत सारा सरप्लस व्हीट होता है और वो इस सरप्लस व्हीट को अपने पास के मार्केट में बेच करके मोटा पैसा कमाता है और उस मोटे पैसे से वो लोग मोटे मोटे कैपिटल जैसे ट्रैक्टर वगैरह खरीद पाते हैं। और जो पालमपुर के कुछ लोग थे वो कुछ टाइप की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी जुड़े हुए थे, लेकिन ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में सिर्फ 25% थी और ये भी बहुत सारे टाइप की थी। फर्स्ट टाइप है डेयरी। यहाँ पर जो बहुत सारे जो किसान हैं वो क्या करते थे, बफेलो और काउस को पाल करके उनके मिल्क को रायगंज और शाहपुर के मार्केट में बेच पाते थे, जिससे कि उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें कि पालमपुर गांव के लोग एक छोटे से कमरे अपने घर पे स्मॉल स्केल में सामान बनाते थे, जैसे कि कुम्हार मटके बनाता है और बांस की टोपली वगैरह बनाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पालमपुर का मिसलीलाल जो क्या करता है अपने घर पर शुगर कैन क्रशिंग मशीन खरीद लाता है, जिससे वो क्या करता है अपने घर के जो शुगर कैंस होते हैं उससे गुड़ बना करके और आसपास के किसानों से शुगर कैन खरीद के उससे गुड़ बनाता है, जिससे कि थोड़े से प्रॉफिट कमा करके उसे शाहपुर के मार्केट में बेच आता है। तीसरी मेन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है शॉप कीपिंग। यहाँ के जो कुछ लोग होते हैं वो अपने घरों में या अपने बस स्टैंड पे क्या करते हैं, स्टेशनरी और ग्रोसरी शॉप ओपन कर लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली सिटी से होलसेल रेट पर सामान खरीद के उसको अपने गांव में छोटे से मार्जिन पर बेच पाते हैं, जिससे वो लोग थोड़ा सा पैसा कमा पाते हैं। फोर्थ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें पालमपुर के कुछ लोग क्या करते हैं, इस वेल कनेक्टेड रोड का फायदा उठाते हैं और उस पे रिक्शा, टांगा, बस, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से सामानों को लोगों को इधर से उधर करते हैं, जिससे कि लोगों की इनकम बढ़ पाती है। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दो।